नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। शुरुआत करते हैं खबरों की। अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। 28 साल के लंबे इंतजार के बाद आ रहे इस फैसले पर देश भर की नजर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत कुल 32 लोग इसमें आरोपी हैं। बाबरी विध्वंस मामले में कुल 49 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें से 17 का निधन हो चुका है। वहीं आज आने वाले इस फैसले के दौरान कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती को भी उपस्थित रहना था, लेकिन अब वे कोर्ट में मौजूद नहीं रह सकती हैं क्योंकि उमा भारती कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उमा भारती के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है। उमा भारती ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उमा भारती ने कहा है कि 28 सितंबर की शाम तक मेरे कोरोना टेस्ट नहीं होते रहे। इसके लिए बहुत व्यग्र थी कि किसी तरह से स्वस्थ घोषित होकर 29 सितंबर की शाम तक लखनऊ पहुंच जाऊं और 30 सितंबर को सीबीआई कोर्ट में जज के सामने पेश होकर अयोध्या मामले में फैसला सुन सकूं। उमा भारती ने कहा है कि अगले 17 दिन और बाबरी संपर्क से दूर रहना होगा। इससे अधिकतम समय मुझे एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों की निगरानी में ही रहना होगा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कुछ समय के लिए होम आइसोलेशन में रहना होगा। उन्होंने कहा है कि आगे की स्थिति की जानकारी दूंगी। गौरतलब है कि साल 1992 के बाबरी विध्वंस केस में उमा भारती भी आरोपी हैं। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सभी आरोपियों और गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए जा चुके हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज एक अहम फैसला होने वाला है। आज बाबरी विध्वंस केस में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। क्या कहना चाहेंगे, ये फैसला किसके पक्ष में होने वाला है? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि 1992 बाबरी मस्जिद को लेकर के जो 28 वर्ष बाद कोर्ट फैसला सुनाएगी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं तो आरोपी हैं उनमें राम मंदिर को लेकर के जो है लड़ाई लड़ी थी और कार सेवकों ने जो है बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था, जिसको लेकर के आज उसका फैसला होना है पूजा। और वहां कोर्ट में जो आरोपी हैं वो शामिल होंगे। उसमें से कुछ आरोपी ऐसे हैं जैसे उमा भारती हैं, नित्य गोपाल दास हैं, वहां उनका जो है कोरोना से जो है ग्रसित हैं, इसलिए कोर्ट नहीं पहुंच पाएंगी जी पूजा। गौरव, एक बात और है कि जो इस केस में जितने भी आरोपी हैं वो बहुत सारे बयान भी अभी सामने आए हैं। कई सारों का ये भी मानना है कि वो इसमें खुद को कोई ऐसा नहीं मानते हैं कि वो आरोपी हैं, या फिर वो ये भी नहीं मानते कि उन्होंने ये गलत किया। क्या कहना चाहेंगे इस पर, जो कोर्ट का फैसला आने वाला है, क्या उसका स्वागत जो आरोपी करेंगे या फिर उसके बाद में वो बगावत करेंगे? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि जो ये फैसला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने को लेकर के ऐसे फैसला दिया है। इसको लेकर के एक जो आरोपी हैं उनमें ये लग रहा है कि हम लोग किसी प्रकार से दोषी नहीं हैं। और जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण भी अयोध्या में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम बात करें वेदांती महाराज हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया है कि जो है अगर हमारे जो कोर्ट फैसला सुनाती है उसका हम पालन करेंगे। अगर वो कहती है कि इस पे आपको फांसी की सजा होगी, उसके लिए भी जो आरोपी है वो तैयार है पूजा। तो गौरव, काफी समय से सभी को इंतजार था इस केस का। आपको लगता है कि ये सफलतापूर्वक आज फैसला हो पाएगा, क्योंकि कोरोना का जो दौर भी चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो फैसला है वो आगे स्थगित हो? ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई भी सूचना है? देखिए अभी तक जो सूत्रों से जो है जानकारी मिल पाई है कि अभी तक ऐसे जो इसमें आरोपी हैं वो काफी लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो कुछ पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसको लेकर के आज इसमें कुछ इधर उधर का मामला दिखाई पड़ रहा है, जो कि संशय में है कि कोर्ट आज मामला सुन सकता है जी। तो आगे जिस तरीके से ये जो फैसला होगा गौरव, काफी बहुत दिनों से, अब जैसा कि सभी को पता भी है कि अब ये राम मंदिर का मुद्दा भी लगभग खत्म हो चुका है, मंदिर की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, मंदिर बनना भी शुरू हो गया है, और सभी को लेकर जो विपक्ष है वो ये भी आरोप लगा रहा है कि अब भी जिस तरीके से जो बीजेपी है वो इस पर राजनीति कर रही है। देखिए जो विपक्षी पार्टियां हैं बस सीधे तौर पर जब से ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसको लेकर के विपक्षी पार्टियां अपनी प्रतिक्रिया
पूरी देते रहे हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं उतार चढ़ाव का दौर पूरी तरीके से अयोध्या राम मंदिर पर हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी, अभी भी वही काम है पूजा। जी, तो गौरव, ये जो फैसला आने वाला है इसको लेकर ये जो फैसला होगा, जो कोर्ट आज फैसला सुनाएगी, ये फैसला किस तरीके से होगा? ये ऑनलाइन अपना फैसला सुनाएगी या फिर कोई और तरीके की व्यवस्था की गई है? देखिए, अगर कोविड-19 कोरोना जिस तरीके से जो है पूरे देश में अपना पैर पसार चुका है, उसको लेकर के तो यही लग रहा है कि कोर्ट जो है इसको ऑनलाइन ही अपना फैसला सुना सकती है। और सबसे बड़ी बात जो सूत्रों के मुताबिक से खबरें चल रही हैं कि ये राम मंदिर के हित में ही फैसला आना है पूजा। राम मंदिर के हित में फैसला तो गौरव पहले ही आ चुका है, लेकिन अब तो हित वाली बात है, जिन पर आरोप था बाबरी विध्वंस का, उनके मामले में जो फैसला आ पाएगा। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो भी है इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाती है। वहां के जो लोग हैं उनकी भी काफी सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। गौरव, इस मामले में जो अयोध्या के जो लोग हैं उनका क्या कहना है? देखिए, जो अयोध्या के लोग हैं काफी दिनों से उनको ये मतलब उन्होंने शामिल भी हुए, इसमें काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवा चुकी है। तो ऐसे में जिस तरीके से अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर सुनना स्टार्ट हुआ है और बाबरी विध्वंस को लेकर के जो आज मामला आना है उसको लेकर के लोग आस लगाए सुबह बैठे हैं और कह रहे हैं जो कुछ भी आएगा उसको देखा जाएगा क्या आने वाला है। तो क्या जनता कोर्ट के फैसले का स्वागत करेगी या फिर विरोध करेगी? नहीं, पूरे रूप से जो है उसमें लोग हैं, आरोपी हैं, वो भी कह रहे हैं फैसले का स्वागत करेंगे और अयोध्या की जनता भी जो है कोर्ट का फैसला करेगी पूजा। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें अयोध्या में, तो कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से सुबह से ही चुस्त दुरुस्त है। जब से ये पता चला कि कोर्ट का फैसला आना है, इसको लेकर के जो गाड़ियां अयोध्या में प्रवेश कर रही हैं उसको भी बराबर चेकिंग की जा रही है पूजा। जी, तो गौरव, जिस तरीके से आज फैसला होने वाला है, इस आपके इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि आज अयोध्या केस में एक बड़ा और अहम फैसला होने वाला है। बाबरी मस्जिद को लेकर आज ये फैसला होने वाला है। आज कोर्ट एक अहम फैसला सुनाएगा। अयोध्या के बाबरी विध्वंस मामले में आज फैसला होने वाला है। मामले में बड़े बड़े नाम इसमें आरोपी हैं और जिस पर आज सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिस पर आरोपी संतोष दुबे और महंत गजानंद का बयान सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे धन्यवाद। क्या कुछ भी हो जाए ऐसा, अगर भगत सिंह को कोई मार पाया क्या? फांसी पर लटका कर भगत सिंह अमर हो गए, चंद्रशेखर आजाद शहीद होकर अमर हो गए। आपको भी फांसी मिलेगा? अरे क्या तैयार है, अभी 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 क्या बात करते हैं, बिल्कुल तैयार है, कोई अपराध नहीं। विध्वंस हुआ, ठीक है, क्या आप स्वीकार करते हैं कि बाबरी मस्जिद डिमोशन माफी ने? अरे क्या गुनाह कर दिया भाई? गुनाह क्या है? अच्छा काम करना कोई गुनाह है? मतलब कोई गुनाह नहीं किया, मैं कोई अपराध नहीं मानता हूँ इसे, कोई मुझे गिल्टी होल्ड नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, मैंने राम कार्य किया है। आज भी कहता हूँ, कह रहा हूँ कि मुझे गर्व है ऐसा कार्य करने के लिए। आगे भी ऐसा समय आएगा तो सहर्ष किया जाएगा। मैं तो यहाँ तक कह दिया हूँ कि जयप्रकाश लोकनायक के धरती से, बागी बलिया से मार्च में हमारा रथ निकलेगा 10,000 के साथ, सेवा दल के साथ। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई फॉरेंसिक लैब की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुशांत के बिस्रा का ड्रग्स टेस्ट नहीं हुआ था और मुंबई फॉरेंसिक लैब से पता नहीं था कि सुशांत को ड्रग्स दिया गया था या नहीं। परिवार ने आरोप लगाया है कि हो सकता है कि सुशांत को जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया था। बता दें कि मुंबई की फॉरेंसिक लैब ने हाई प्रेशर थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट नहीं किया था और सिर्फ सुशांत की रूटीन बिस्रा जांच की थी। अब सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि मुंबई एफएसएल ने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा एम्स के डॉक्टर्स भी इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले एम्स की ओर से सुशांत मामले की जांच करने के बाद सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी गई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान को गोलीबारी करना भारी पड़ गया। नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन समेत उनके 3 सैनिक मारे गए हैं। उनकी 4 चौकियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, 5 अन्य चौकियों को नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तानी सेना के 6 जवान गंभीर रूप से जख्मी होने की सूचना है। पाकिस्तानी सेना ने कृष्णा घाटी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था
उसने भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों और रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी। इसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान सेना के कैप्टन रैंक का एक अधिकारी समेत 3 जवान मारे गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना की 4 चौकियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि पिछले हफ्ते में गिरावट दर्ज हुई है। सितंबर के शुरू में करीब 90,000 केस हर दिन दर्ज हो रहे थे, लेकिन अब इसमें कमी देखी जा रही है। सोमवार को देश में कुल 70,589 केस दर्ज हुए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के डरावने हालात के बीच कुछ संक्रामक आंकड़े साझा किए हैं। केस की संख्या में गिरावट के लिए एक अहम वजह ये भी हो सकती है कि टेस्ट की संख्या में भी गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 51 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर अस्पतालों से अपने घर जा चुके हैं, लेकिन भारत में महामारी नियंत्रण हो रही है या नहीं, ये सवाल टेस्टिंग पर निर्भर है। भारत में टेस्टिंग के आंकड़ों में कुछ गंभीर खामियां भी देखी जा रही हैं, जो हालात तक पहुंच को मुश्किल बना रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश विषय पर केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति सभी मापदंडों पर कई विकसित देशों से कहीं बेहतर है। उन्होंने देश में महामारी को मात देने वालों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि और मृत्यु दर में तेजी से आ रही कमी को भी रेखांकित किया। हर्षवर्धन ने कहा कि ये सभी संगठनों और देश के नागरिकों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में कार्यरत 404 कर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। संक्रमित होने वालों में 351 सेवादार और 53 कर्मचारी हैं। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों को अभी नहीं खोले जाना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते ये धार्मिक स्थल मार्च महीने से ही श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में सेवादारों की गैर मौजूदगी के बावजूद सभी परंपराओं का पालन किया जा रहा है। पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद ज्यादातर सेवादार होम आइसोलेशन पर हैं। बड़ी संख्या में सेवादारों के संक्रमित होने की वजह से मंदिर प्रशासन दैनिक पूजा के लिए कनिष्ठ सेवादारों की सेवा लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। झांकी की झलकियां गुम हो चुकी हैं, उन पर मुफलिसी का कुहासा छा गया है। जो बचत थी वो पिछले 7 महीने में खत्म हो चुकी है और अब कलाकार 2 जून की 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो चुके हैं। कोरोना ने इस कलाकारों की पूरी तरह कमर तोड़ दी है। कई कलाकार तो ऐसे हैं जो उधार लेकर अपना जीवन जी रहे हैं। कई उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार की गाइडलाइन बदलेगी और उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा, लेकिन इस बार कोरोना काल में कलाकारों के हाथ खाली हैं। पिछले 7 महीने से बुकिंग न मिलने की वजह से आय का स्रोत खत्म हो गया है। जो बचत थी वो भी खत्म होने वाली है। ऐसे में कलाकारों की रोजी रोटी छिन चुकी है। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी पराली जलाने की बात सामने आई है। नासा की तस्वीरों में यह खुलासा हुआ है कि इस बीच पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बृहस्पतिवार को पराली जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण को रोकने की तैयारियों पर शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण सचिव और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल होंगे। बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण NDMC के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कहा है कि हमने प्रदूषण का स्तर कम करने की दिशा में 2016 से काम शुरू किया था। ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद समेत पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है।
गौरतलब है कि 26 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर पराली जलाने से प्रदूषण का मुद्दा उठाया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के भगवानपुर विधायक ममता राकेश और भगवानपुर के ही एक पत्रिका के संपादक के बीच छिड़ा विवाद अब तूल पकड़ने लगा है, जहां एक और भगवानपुर निवासी सुनील शर्मा, जो एक पत्रिका के संपादक है, उनका आरोप है कि विधायक के बेटे अभिषेक राकेश द्वारा उनकी वीडियो बनाने पर उनके साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर उन्होंने एक तहरीर भी भगवानपुर थाने में दी है। वहीं दूसरी ओर विधायक का कहना है कि सुनील शर्मा कोई पत्रकार नहीं बल्कि दलाल है, जो समय समय पर लोगों को अलग अलग रूप से ब्लैकमेल करता रहता है। हो गए हैं और हमने तहरीर दे दी थी ममता राकेश जो विधायक है उसके सुपुत्र के खिलाफ यहाँ पे, जो उसने हमारे साथ घटना कवरेज के दौरान की है। जो हम कवरेज कर रहे थे हमारा मोबाइल भी छीना और छीन के फिर वो जो है उसमें से वीडियो डिलीट करी जो हमने कवरेज की थी। और हम इंसाफ के लिए आज यहाँ बैठ गए, जब हमारा मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ, तीसरा दिन आज, और आज भी 9:30 बजे हमें बुला लिया गया था, लेकिन हमें कोई समाचार नहीं मिला कि कुछ पूरे क्षेत्र में है। कुछ तो पता नहीं क्यों चुप रह जाते हैं बेचारे, कुछ समय आने पर निकाल लेंगे अपने तथ्य। जो क्षेत्र में दबंगई दिखा रहा है इसका लड़का, किसी को गोली मारने की धमकी दे रहा सरेआम, और किसी को कुछ, और मुझे भी सरेआम धमकी दी है न जान से मारने की। और मैं ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। हमारे यहाँ अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहता है, मैं तो कहती हूँ पत्रकार के नाम पर भी कलंक है। कुक्कू पंडित सरनेम लगाता है, नाम उसका सुनील शर्मा है, सुनील पंडित है। वो यहाँ इस तरह का प्रचार करता है, प्रचार क्या दुष्प्रचार करता है कि रुड़की में चीनू पंडित और भगवानपुर में कुक्कू पंडित, दोनों का अपना वर्चस्व कायम है। इस तरह से लोगों से अवैध वसूली करने का काम करता है। यहाँ तक कि मेरे संज्ञान में तो यहाँ तक आया कि हबीबपुर नेवादा में कुछ पेड़ वेड़ कटने का प्रकरण था, वहाँ से दैनिक जागरण के नाम पर से उसने अवैध वसूली 5,000 रुपये लेकर के आया। तो इस तरह के मामले अक्सर होते रहते हैं। चाहे कस्बे में ठेली लगाने वाले हों, सब्जी बेचते बेचारे गरीब आदमी, उनसे भी अवैध वसूली करता है, सभी अधिकारियों से अवैध वसूली करता है। यहाँ तक कि हमारे कस्बे में 2 इंटर कॉलेज हैं, उन इंटर कॉलेज के
के सम्मानित व्यक्तियों से, प्रधानाचार्य से, मैनेजर से भी, उनसे भी पैसे मांगता, अन्यथा ब्लैकमेलिंग करते हुए धमकी देता है कि नहीं तो तुम्हारे खिलाफ खबर चली जाएगी। हरियाणा के सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार श्रीनिवास को सौंपा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर सभी विभागों में कर्मचारियों को पैरोल पर लिया जाए, नौकरी से हटाए गए पीटीआई टीचरों को बहाल किया जाए, विभागों का निजीकरण बंद किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। आज का जो हमारा एजुटेशन और मांग पत्र देना पूरे हरियाणा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ठेका प्रथा खत्म करावे, ठेकेदार को बाहर निकाल के पेरोल पे रखे, विभाग के पीटीआई साथियों को बहाल करे और तमाम विभागों में जो कच्चे कर्मचारी निकाले गए हैं उनको ड्यूटी पे ले। पुरानी एक्स ग्रेशिया स्कीम है उस पर जो शर्तें लगाई है उसको हटाए, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे। जो कोविड की आड़ में हमारे जो पक्के कर्मचारियों के भत्ते बंद किए थे, टीए और डीए कुछ चीजें हैं उसको लागू करें। जो ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है ये उसको रद्द करके जो ऐच्छिक साथी हैं उनकी ही ट्रांसफर करी जाए। इन तमाम मांग और मुद्दों को लेकर आज तमाम जिलों में डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर राज्य कमेटी के आह्वान पर तमाम जिला मुख्यालयों पे कार्यक्रम जारी है। हम प्रदेश की सरकार को जिला मुख्यालय के उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र दे रहे हैं, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि भी प्रदेश के अंदर निजीकरण नीति को बंद करें। कोविड-19 की आड़ में सरकार ने 55 साल और 30 साल सर्विस का जो फैसला किया है उसको वापस ले, एलटीसी और डीए जो रोक रखे हैं वो जारी करे और तमाम विभागों में ठेके पे जो काम करें उन कर्मचारियों को पेरोल पे लाने का काम करे और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो। तमाम निजी जो हाथों में विभागों को बेचने का जो काम कर रही है प्रदेश की सरकार उसको बंद करे। और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अभी स्वास्थ्य विभाग में 11,000 कर्मचारियों पर नौकरी की तलवार लटक रही थी। इसको प्रदेश की सरकार ने आनंद फानन में जब सर्व कर्मचारी संघ विरोध में उतरा तो उन्होंने 3 महीने के एक्सटेंड करा है उस ठेके को, लेकिन हम चाहते हैं कि उस ठेकेदार को ही बाहर करके और उनको परमानेंट उस पेरोल। उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ अवैध निर्माण के मामले में कार्रवाई जारी है। प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद के शार्प शूटर रहे राशिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। राशिद प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और कैंट थाने का हिस्ट्री शीटर है। प्रयागराज के बेली में राशिद ने बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर आलीशान इमारत बना ली थी। प्रशासन ने इस इमारत को तोड़ दिया। प्रयागराज प्रशासन द्वारा माफिया अतीक अहमद के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आज बेली गांव में एक और मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। घर वालों का ये आरोप है कि अतीक अहमद से इस परिवार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वह इनकी एक पुश्तैनी जमीन है जिसके ऊपर प्रशासन द्वारा बिना नोटिस दिए या बिना कुछ कहे आज ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इस मकान में करीब 60 साल से लोग इस मोहल्ले में निवास कर रहे हैं और अभी हाल में इस मकान का निर्माण कराया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का यह कहना है कि अभियान अभी करीब 2 हफ्ते तक और जारी रहेगा। बेली, बमरौली, मुंडेरा, झूसी, हापाऊ में भी कुछ मकान चिन्हित किए गए हैं जिनकी ध्वस्तीकरण कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मैं विशाल तलवार, प्रयागराज। पूर्णिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी विशाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिट्टू सिंह पर पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा हत्या, लूट और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी एसटीएफ की टीम ने पूर्णिया के डोनर हाउस चौक से की गई है। पुलिस ने बताया है कि इसके पास से एक AK-47 राइफल, एक कार्बाइन, मैगजीन, जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बिट्टू के साथ साथ 2 और अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई है। कल पूर्णिया जिले के कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह को लेकर के एसटीएफ की एक टीम इस पे कुछ समय से काम कर रही थी, तो उनके द्वारा गुप्त सूचना पूर्णिया पुलिस के साथ शेयर किया गया, जिसके आधार पर पूर्णिया पुलिस की टीम बनाई गई और एसटीएफ के साथ संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन किया गया, जिसमें बिट्टू सिंह अपना इलाज
के क्रम में पूर्णिया आया हुआ था, जहां से उसको एक पकड़ने का प्रयास किया गया एसटीएफ की टीम के द्वारा, जिसमें उसके द्वारा जो उसके पास स्वचालित परिवर्तित AK-47 हथियार था और एक कार्बाइन थी, उसको जब दिखाया गया तो मजबूरन उसके ऊपर जो व्हीकल था उसके ऊपर जो गाड़ी से चेज़ किया जा रहा था, उससे चेजिंग के क्रम में कुछ फायरिंग करके उसकी गाड़ी को रोका गया। उसके बाद गाड़ी से 3 लोग की इंक्लूडिंग बिट्टू सिंह ड्राइवर और उसके एक अन्य सहयोगी की अरेस्टिंग की गई और इस ऑपरेशन के क्रम में उसकी गाड़ी से एक परिवर्तित AK-47 जिसमें मैगजीन इंसास का है और राउंड भी इंसास का लगता है, वो प्राप्त किया गया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।